मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मस्ती होंगे। चलिए आज हम लोग जानेंगे मैट्रिक्स के टाइप्स। जो मैट्रिसेस होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं बेसिक कंसेप्ट, मैट्रिक्स का यूजेज, कहाँ यूज करते हैं उसका, डेली लाइफ में कहाँ यूजेज है। इसके अलावा हम लोग मैट्रिक्स के रो, कॉलम और ऑर्डर यानी कि पंक्ति, स्तंभ और क्या चीज़, कोट के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग जानेंगे कि जो मैट्रिसेस होती हैं, जो आव्यूह होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन सी होती हैं। चलिए पहला हम लोग जानते हैं क्षैतिज आव्यूह। पहला है क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह क्या होता है? क्षैतिज आव्यूह यानी कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिसेस, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ठीक है। क्षैतिज आव्यूह क्या होता है? तो ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है, क्षैतिज आव्यूह कहलाता है। मीन्स क्या चीज़ कि नंबर ऑफ जो रो होता है, यानी कि जो पंक्तियों की संख्या होती है वो कम होती है। किससे? तो नंबर ऑफ कॉलम से, ठीक है। तो इस प्रकार के आव्यूह को हम क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। चलिए देख लेते हैं ऐसा आव्यूह जिसमें जो पंक्तियों की संख्या हो वो कम हो जाए स्तंभों की संख्या से, तो इस प्रकार के आव्यूह को हम क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। अर्थात NR इज लेस देन NC। NR मतलब कि जो पंक्तियों की संख्या है वो, उसको हम लोग NR से रिप्रेजेंट कर लिए, और NC मतलब स्तंभों की संख्या, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल में हम ले लें एग्जाम्पल में, तो एग्जाम्पल में हो गया ये 2, 3, 1, 5, 6, 7, ठीक है। तो ये जो आव्यूह आया इसको हम लोग बोल देंगे क्षैतिज आव्यूह। देखिए इसका जो कोटि है, कोटि कितनी है? 2 गुणे 3 की, ठीक ना। यानी कि NR = 2 और NC = 3। जो पंक्तियों की संख्या है उसे हम लोग M और N से भी निरूपित कर लेते हैं, ठीक है। तो ये M जो है, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख लेते हैं M इज लेस देन N। N क्या है? तो स्तंभों की संख्या। M क्या है? तो पंक्तियों की संख्या, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई आव्यूह A = ये मिल गया 2, 3, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 2, 1, 1, 5, ठीक है, और फिर हो गया ये 3, 4, 7। ये एक आव्यूह हो गया, ठीक है। तो ये इसका ऑर्डर क्या होगा? किस ऑर्डर का होगा? ये तो 3 गुणे 4, ठीक ना। यानी कि इसमें भी क्या दिख रहा है कि जो M है वो छोटा है N से, ठीक है। तो ये भी क्या कहलाएगा? आपका क्षैतिज आव्यूह कहलाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग जानेंगे ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ऊर्ध्वाधर आव्यूह क्या होता है? ऐसा आव्यूह जिसमें जो पंक्तियों की संख्या हो वो स्तंभों से ज़्यादा होती है। देखिए हमारा जो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, यानी कि जो क्षैतिज आव्यूह है, उसमें पंक्तियों की संख्या कम होती है, जबकि ऊर्ध्वाधर में पंक्तियों की संख्या ज़्यादा हो जाती है। तो पंक्तियों की संख्या अगर कम होगी, स्तंभों की संख्या ज़्यादा होगी, तो क्षैतिज आव्यूह, और जब पंक्तियों की संख्या ज़्यादा और स्तंभों की संख्या कम हो जाती है तो उसे ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर लेते हैं, यहाँ पे डेट इज हो जाएगा, हाँ, डेट इज जो NR है, यानी कि M की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है NC, यानी कि इसे ही हम लोग M और इसको N से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। M क्या होती है? तो पंक्तियों की संख्या, N स्तंभों की संख्या, और NR में भी वही पंक्तियों की संख्या, और NC मतलब स्तंभों की संख्या, ठीक है। चलिए हम लोग एग्जाम्पल देखें, तो एग्जाम्पल में जैसे ले लिए A11, A12, A21, A22, A31, A32, ठीक है, ये ले लिए। इसकी अगर कोट की बात करें तो 3 गुणे 2, 3 इसकी पंक्तियाँ
और 2 इसके स्तंभ। तो देखिए यहाँ पे m की वैल्यू n से बड़ी है। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लोग के लेकर चलते हैं। a इज इक्वल टू तो 5 6 7 2 1 3। ठीक है, इसमें देखिए तो ये जो पंक्तियों की संख्या है, चलिए एक और ये बढ़ा देते हैं, ये 4 5, ये 3 2 1 7। ये देखिए ये 3 क्रॉस 4 क्रॉस 3 का है। ठीक ना, जिसमें पंक्तियों की संख्या 4 और स्तंभों की संख्या 3 है। तो यहाँ पर भी जो m है वो बड़ा है n से। तो इस प्रकार के आव्यूह को हम ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जानते हैं तीसरा वर्ग आव्यूह। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों के बराबर हो जाए उसे हम वर्ग आव्यूह बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ले लें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा A11 A12 A21 A22। देखिए ये इसकी कोट की बात करें तो 2 क्रॉस 2 या 2/2। ठीक है, यानी कि इसमें जो पंक्ति की जितनी संख्या है उतने ही इसके स्तंभों की संख्या होती है। तो इस प्रकार के आव्यूह को हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। ठीक ना, एक एग्जांपल ले लेता हूँ। a इज इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक है, 2 क्रॉस 2 का या 2/2 बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये m बराबर हो गया है n के। एक और एग्जांपल ले लें, ये b इज इक्वल टू ये 1 3 5 से 1 4 2 2 1 3। ये हो गया 3 क्रॉस 3। ठीक ना, देखिए इसमें 3 पंक्तियाँ 1 2 3 और 3 स्तंभ 1 2 3। तो इस प्रकार के आव्यूह को हम लोग क्या कहेंगे, वर्ग आव्यूह, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लें। c इज इक्वल टू ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 1 1 0 3 2। ठीक है, इसके अगर पंक्तियों की संख्या बात करें 1 2 3 4, स्तंभों की संख्या 1 2 3 4। ठीक है, यानी कि 4/4 का ये क्या है, मैट्रिक्स है। इसमें भी पंक्तियों की संख्या क्या हो गई है, स्तंभों के बराबर हो गई है। तो इस प्रकार के आव्यूह को हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। ठीक है, चलिए चौथा जानते हैं क्या होता है पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह या इसी को बोलते हैं हम लोग पंक्ति सदिश। इसका नाम पंक्ति सदिश भी है। ठीक है, यानी कि क्या हो गया, रो मैट्रिक्स या इसी को बोल देते हैं रो वेक्टर। रो वेक्टर। ठीक है, ये आ जाता है। अब बात करते हैं कि रो वेक्टर क्या होता है। तो ऐसा आव्यूह जिसके पंक्तियों की संख्या सदिश, यानी कि ऐसा आव्यूह जिसमें जो पंक्तियों की संख्या है, ठीक है, वो 1 हो जाती है, उसे हम पंक्ति सदिश या पंक्ति वेक्टर, ठीक है, पंक्ति सदिश या पंक्ति आव्यूह कहते हैं। ठीक है, तो बात आती है एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल की, तो ले लेते हैं। देखिए जैसे 1 2 3 4, ये क्या हो गया, तो 1 क्रॉस 4 का। तो इसे हम लोग बोल देंगे पंक्ति सदिश। इसके स्तंभ कितने हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है हमें कि क्या है क्या नहीं है, हमको बस मतलब होता है तो इसके पंक्तियों से कि पंक्ति सदिश में केवल एक ही पंक्ति होने चाहिए। ठीक है, एक और एग्जांपल लेकर चलते हैं। a इज इक्वल टू ये 2 4 3, ठीक है, ये हो गया 1 क्रॉस 3 का। ठीक है, तो इस प्रकार के आव्यूह को हम पंक्ति आव्यूह कहते हैं। अब इसके बाद 5वां आ जाता है स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह या स्तंभ सदिश, ठीक है, बोल लेते हैं। क्या चीज़ बोलेंगे, स्तंभ ऐसा आव्यूह
जिसमें स्तंभों की संख्या एक हो जाए उसे स्तंभ सदिश या स्तंभ आव्यूह कहते हैं, ठीक ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग ले लें ये a इज इक्वल टू 1 2 3, यहाँ पे पंक्तियों की संख्या 3, स्तंभों की संख्या 1। देखिए पंक्ति आव्यूह में हमें बस मतलब रहता है तो पंक्ति से कि पंक्ति एक होनी चाहिए, लेकिन हमें जब स्तंभ आव्यूह पढ़ना होता है तो हमको मतलब होता है स्तंभों से कि यहाँ पर स्तंभों की संख्या एक होनी चाहिए। तो ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या एक हो उसे हम स्तंभ आव्यूह कहते हैं, ठीक है। b इज इक्वल टू ले लिए ये 2 1 3, ठीक है, ये इस तरीके से हो गया, यानी कि या फिर u ले लो 4 ये ले लो, तो भी ये कितना हुआ, ये भी हमारा स्तंभ आव्यूह, ठीक है। 4 गुणे 1 का हमारा ये आव्यूह बन गया, ठीक ना। एक बात है, ठीक है, आप ये भी ले सकते हैं c इज इक्वल टू ये 2, क्योंकि ये 1 क्रॉस 1 यानी कि इसमें एक पंक्ति एक ही स्तंभ है, ठीक है, तो ये हमारा स्तंभ आव्यूह कहलाएगा, ठीक है। ये स्तंभ भी नहीं, ये पंक्ति आव्यूह भी हो सकता है, ठीक ना, क्योंकि इसमें कितनी पंक्तियां हैं, एक पंक्तियां है R1 और कितने स्तंभ है, तो एक स्तंभ है C1, तो ये जो है ये हमारा क्या हो सकता है, तो पंक्ति आव्यूह भी और स्तंभ आव्यूह भी हो सकता है, यानी कि ऐसा आव्यूह जिसकी कोटि 1 गुणे 1 यानी कि 1 बाई 1 हो जाए, ठीक है, तो उसे हम क्या बोल लेंगे, पंक्ति आव्यूह भी बोल लेंगे और उसे हम स्तंभ आव्यूह भी बोल लेते हैं, ठीक है। अगला हम लोगों का है शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह या इसी को हम लोग बोल देते हैं रिक्त आव्यूह। रिक्त आव्यूह यानी कि जीरो मैट्रिक्स या फिर इसी को हम लोग एम्प्टी मैट्रिक्स बोल लेते हैं। तो एम्प्टी मैट्रिक्स क्या होता है, तो ऐसा आव्यूह जिसमें ऐसा आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव शून्य होता है उसे हम शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ले लूँ a इज इक्वल टू 0 0 0 0, तो ये 2 गुणे 2 का है, तो ये भी हमारा क्या हुआ, शून्य आव्यूह हुआ, ठीक है। जैसे ये मैं ले लूँ 0 0 0 2 0 0 0 0 0, तो ये शून्य आव्यूह है नहीं, ये क्या है 2 है ना, तो ये शून्य आव्यूह नहीं होगा। ये जब ये भी 0 हो जाए तब शून्य आव्यूह होगा परिभाषा के अनुसार कि ऐसा आव्यूह जिसका प्रत्येक अवयव शून्य होता है उसे शून्य आव्यूह कहते हैं। ये हो गया 3 गुणे 3 का 3 बाई 3 का। ये ले लेते हैं c इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो ये सभी आव्यूह हमारे शून्य आव्यूह कहलाते हैं, यानी कि 1 बाई 1, ठीक है। तो क्लियर हुआ। चलिए अगला जानते हैं हम लोग 7 नंबर। 7वां है क्या चीज, जानते हैं अब विकर्ण आव्यूह। क्या जानते हैं, विकर्ण आव्यूह, ठीक है। विकर्ण आव्यूह यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, तो ऐसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़ शेष सारे अवयव शून्य होता है उसे विकर्ण आव्यूह यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। क्या चीज, तो ऐसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़ शेष सारे अवयव शून्य होते हैं उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। तो मुख्य विकर्ण क्या होता है, थोड़ी बात कर लेते हैं। तो देखिए अगर कोई मैं आव्यूह ये ले लूँ, ये 2 3 4 5, ठीक है,
तो इसके ये जो अवयव आते हैं, इन अवयवों का जो समूह आता है, इसे हम लोग मुख्य विकर्ण बोलते हैं। ठीक है, मुख्य विकर्ण। एक बात है, ये जो विकर्ण आव्यूह है ये वर्ग आव्यूह ही होता है। बस वर्ग आव्यूह से थोड़ा सा अलग ये हो जाता है कि वर्ग आव्यूह में सभी अवयव कुछ न कुछ हो, 0 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन विकर्ण आव्यूह में केवल विकर्णों को छोड़ शेष जो भी अवयव मिलेंगे वो सभी के सभी शून्य होते हैं। ठीक ना। तो देखिए एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल में जैसे a ले लिए 2 0 0 3, ये हो गया, इसका मुख्य विकर्ण ये हो गया। ठीक है, ये हो गया, इसे बोलते हैं मुख्य विकर्ण। जैसे मैं एक और ले लूँ b = 2 3 2 0 0 0 2 5 0 2 0 0 0 1। ठीक है, ये 2 × 2 का और ये 3 × 3 का। तो देखिए इसके भी जो मुख्य विकर्ण है उसका अवयव है, और इसके अलावा शेष सारे जो अवयव हो रहे हैं वो शून्य हो जा रहे हैं। तो इस प्रकार के आव्यूह को हम विकर्ण आव्यूह कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला हम लोग जानते हैं क्या चीज, तो अदिश आव्यूह। आव्यूह, अदिश आव्यूह यानी कि स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो ऐसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सारे अवयव समान होता है, यानी कि बराबर हो जाते हैं, तो उसे हम स्केलर मैट्रिक्स यानी कि अदिश आव्यूह कहते हैं। ठीक ना। ऐसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव समान हो जाए और शेष अवयव शून्य। देखिए जो विकर्ण आव्यूह है वही अदिश होता है, बस थोड़ा सा अलग हो जाता है कि अदिश में मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो, लेकिन विकर्ण आव्यूह में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। वो समान भी हो सकता है और असमान भी हो सकता है। ठीक है, तो इससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो अदिश आव्यूह होता है वो एक विकर्ण आव्यूह हो सकता है, लेकिन विकर्ण आव्यूह अदिश नहीं हो सकता है। अर्थात प्रत्येक अदिश आव्यूह विकर्ण आव्यूह होता है, परंतु प्रत्येक विकर्ण आव्यूह अदिश नहीं होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अदिश का चले हम लोग अदिश आव्यूह का एग्जाम्पल, तो a ले लेते हैं। ये देखिए 2 0 0 2, ये हो गया, ये हो गया। b मैं एक आव्यूह ले लेता हूँ 2 0 0, ये 3, चलिए 3 0 3 0 0 0 3, ये 2 × 2 का या 2/2 बोलेंगे, ये 3/3 का। तो देखिए इस आव्यूह, इन दोनों आव्यूह के मुख्य विकर्ण के जो अवयव है वो क्या है, समान है, एक ही है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो आव्यूह मिलता है उसे अदिश आव्यूह कहते हैं। अगला हम लोगों का आव्यूह है तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह या इसी को हम लोग इकाई आव्यूह बोलते हैं। इकाई आव्यूह, ठीक है, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, यानी कि तत्समक आव्यूह या इकाई आव्यूह दोनों एक ही होता है। दोनों का मतलब एक हो, 1। ठीक है, यानी कि ऐसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव वन हो, उसे इकाई आव्यूह या क्या बोलते हैं, तत्समक आव्यूह कह लेते हैं। तत्समक आव्यूह कहते हैं। ठीक है,
यानी कि ऐसा अवयव जिसके जो मुख्य विकर्ण के जो अवयव है वो एक हो, यानी कि एक के अलावा और कुछ ना हो, 1 ही हो, 2 ना हो, 3 ना हो, ठीक ना, हमारा जब भी हो तो एक हो। और ये भी अवयव एक विकर्ण अवयव होता है, साथ में ये अदिश अवयव भी होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखते हैं, तो ये देखिए a इज इक्वल टू मैं ले लूँ ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है, ये ले लिया। तो ये 3 क्रॉस 3 का 3 क्रॉस 3। देखिए इसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव क्या है, एक है। या मैं यूँ ले लूँ ये 1 0 0 1, ये 2 क्रॉस 2 का, ठीक है, ये अवयव हो गया। तो इसके भी मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव। या फिर मैं यही ले लूँ c इज इक्वल टू 1, तो ये 1 क्रॉस 1 का, इसका मुख्य विकर्ण भी यही है, सब कुछ यही है। तो ये देखिए ये एक ऐसा अवयव है ना जो सभी में हर जगह घुस जाता है, ठीक ना, वो तत्समक भी है, वर्ग भी है, ये क्या बोलते हैं विकर्ण भी है, ठीक, अदिश भी है, क्या ये पंक्ति भी है, स्तंभ अवयव, ये सारे अवयव सब में घुस जाता है। ओके, तो ये रहा हमारा तत्समक अवयव। और एक और बात, जो तत्समक अवयव होता है वो अदिश होता है। क्यों अदिश होता है? क्योंकि अदिश के परिभाषा के अनुसार मुख्य विकर्ण के सारे अवयव सेम हो। ये नहीं ना कहा है कि एक ना हो, कहा है कि सेम होती है। देखिए ये सभी के सभी सेम है, ठीक ना, बस तत्समक में एक स्पेशल जुड़ जाता है कि जब भी हो वो एक ही हो, तो इसे हम क्या बोलते हैं, तत्समक बोलते हैं। तो यहाँ से प्रत्येक तत्समक हमारा अदिश होता है, परंतु प्रत्येक अदिश तत्समक नहीं, ठीक है। अगला हम लोगों का अवयव हो जाता है ऊपरी त्रिभुजीय अवयव। ऊपरी त्रिभुजीय अवयव यानी कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो ऐसा विकर्ण अवयव न करके हम यहाँ पे वर्ग अवयव कह लें, जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे अवयव शून्य हो जाते हैं, उसे हम ऊपरी त्रिभुजीय अवयव कहते हैं। यानी कि ऊपर के जो अवयव हो वो 0 हो, कुछ और हो, मतलब नहीं है, हमें बस मतलब होता है कि मुख्य विकर्ण के नीचे के जो सारे अवयव हो वो शून्य हो जाता है, उसे हम लोग ऊपरी त्रिभुजीय अवयव कहते हैं। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल, देखते हैं a इज इक्वल टू ये 1 2 3 0 2 4 0 0 1। तो देखिए ये जो मिल रहा है इसके ऊपर के सारे अवयव कुछ न कुछ है, लेकिन नीचे के ये मुख्य विकर्ण जो है इसके नीचे के से जो अवयव हैं वो सभी के सभी शून्य हैं। ऊपर के कुछ भी हो मतलब नहीं है, नीचे के सभी शून्य होने चाहिए। ये 3 क्रॉस 3 का अवयव, यानी कि ऐसा अवयव या वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे का सभी अवयव शून्य हो जाते हैं, उसे ऊपरी त्रिभुजीय अवयव कहते हैं। जैसे 2 1 4, ठीक है, 3 0 2 3 0 0 0 1 5 0 0 0 4। देखिए तो यहाँ पर भी ये जो मुख्य विकर्ण है, ठीक ना, इसके नीचे के सभी अवयव शून्य और ऊपर के अवयव कुछ न कुछ है, तो इस प्रकार के जो अवयव होंगे उसे हम ऊपरी त्रिभुजीय अवयव कहते हैं। चलिए अगला हम लोग जा और लास्ट निम्न त्रिभुजीय अवयव। निम्न त्रिभुजीय अवयव, निम्न त्रिभुजीय अवयव यानी कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी कि निम्न त्रिभुजीय अवयव। जैसे ऊपरी त्रिभुजीय अवयव में हम लोग पढ़े थे कि ऊपर के अवयव कुछ न कुछ हो और नीचे के सभी अवयव शून्य हो, उसी तरीके से निम्न में क्या होता है कि नीचे के अवयव कुछ न कुछ हो, जो ऊपर के अवयव है वो हमारे शून्य हो जाते हैं। तो इस प्रकार के जो अवयव होंगे वो निम्न त्रिभुजीय अवयव कहलाते हैं, ठीक है। देखिए ऐसा
आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य हो जाते हैं उसे हम निम्न त्रिभुजी आव्यूह कहते हैं। ठीक ना। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं ए इज इक्वल टू ये 2 0 3 1। देखिए ये मुख्य विकर्ण के ऊपर का अवयव शून्य हो गया, ये 2 क्रॉस 2 का आव्यूह है। बी इज इक्वल टू ले लेते हैं 1 0 0 2 1 0 3 1 2। तो यहाँ पर भी जो मुख्य विकर्ण है इसके ऊपर के जो भी अवयव है वो शून्य है, नीचे के कुछ है उससे मतलब नहीं है, बस हमें मतलब है कि ऊपर के जो अवयव मिले वो सभी के सभी क्या हो जाए तो वो शून्य हो जाए, यानी कि 3 क्रॉस 3 का ले लिए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं तो ये 2 0 0 0 1 5 0 0, ये 2 1 6 0 3 0 5 7, ये हो गया। तो यहाँ पर भी जो मुख्य विकर्ण है इसके ऊपर के सभी अवयव क्या मिल रहे हैं, शून्य मिल रहे हैं। तो इस प्रकार के जो आव्यूह होते हैं उन्हें हम ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह होता है। इस तरीके से हमने पढ़ लिया कि ऊपरी त्रिभुजी आव्यूह क्या है, निम्न त्रिभुजी आव्यूह। इस तरीके से कंप्लीट हुआ हम लोगों के आव्यूह के प्रकार। अगले में हम लोग जानेंगे आगे, तब तक के लिए धन्यवाद।